हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें सभी उन प्रमुख हेडलाइंस को कवर किया जाएगा जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अपना व्यवहार काफ़ी सरल रखना होगा, विनम्र रखना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, ताकि आप जब भी पढ़ाई करें अपने शांत मन से करें। और आपके काम में जवान एक दिखना चाहिए, यानी कि आप में खूब फुर्ती होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, पढ़ाई को लेकर एक तत्परता होनी चाहिए। और जब अनुभव में वृद्ध होना चाहिए, यानी कि जो आपने पिछली अपनी गलतियों से सीखा है उसको भी आपको आत्मसात करना होगा। अपनी पिछली जो असफलताएं हैं उनसे सीख कर आगे बढ़ना होगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है, भर्तियों के लिए होगी एक कॉमन टेस्ट परीक्षा। अब इसमें क्या है, न्यूज़ में कैसे होगी, जैसे एक देश एक परीक्षा, इसको नाम दिया गया है। ग्रुप बी व ग्रुप सी के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी कराएगी एग्ज़ाम। दूसरी न्यूज़ है कि भारत में चरम के करीब पहुंच चुका है कोरोना। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। सीईटी में सफल अभ्यर्थी 3 साल सीधे मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। एनआरए के लिए सरकार ने 1,517.57 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसे 3 साल में व्यय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एनआरए के गठन को मंजूरी के साथ ही इसमें फिलहाल 3 भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग कर्मचारी चयन आयोग को शामिल किया गया है। आगे केंद्रीय सेवाओं से जुड़े अन्य भर्ती बोर्डों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अभी केंद्रीय स्तर की नौकरियों से जुड़े करीब 20 भर्ती बोर्ड हैं। आवेदकों को भटकना न पड़े, इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड का एक केंद्र बनाया जाएगा, जहां ज़्यादा उम्मीदवार होने पर इन केंद्रों की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। पहले चरण में देश में 1000 केंद्र खोले जाएंगे, खासकर महिलाओं व दूर दराज के क्षेत्रों के आवेदकों को आसपास सुविधा उपलब्ध हो। अब इसमें जो अहम बातें हैं या इसकी खूबियां हैं वो जान लीजिए। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार करेगी सीईटी का आयोजन, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। 12 भाषाओं में दिया जाएगा सीईटी में शामिल होने का विकल्प। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे। मानक पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सुरक्षा के उच्च मापदंड अपनाए जाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा मिल जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा तक कई बार दे सकेंगे परीक्षा। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा ये कितना सफल होता है प्रयास और कितना स्टूडेंट के फेवर में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में चरम के करीब कोरोना। भारत में कोरोना के मामले चरम के करीब पहुंच गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सामान्यतः 75% रिकवरी रेट के बाद कोरोना मामलों के घटने का ट्रेंड देखा गया है। भारत में रिकवरी की दर 73% तक पहुंच गई है। रिकवरी की इस दर को पार करने वाले 5 राज्य दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा कोरोना के चरम को पार कर चुके हैं, लेकिन 22 राज्यों में चरम आना अभी बाकी है। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट में कोरोना के ट्रेंड से लेकर अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। वैसे रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि 75% रिकवरी रेट कोरोना संक्रमण के चरण पर पहुंचने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। ब्राज़ील में 69% पर ही यह चरम पर पहुंच गया था। इसी तरह मलेशिया में
78.5%, ईरान में 77.6%, बहरीन में 77.1%, चीन में 77%, चिली में 70.4% रिकवरी रेट पर चरम आ गया था। इसी तरह से 73% रिकवरी रेट के साथ भारत चरम के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में भारत चरम पर पहुंच जाएगा। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि बिडेन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी नामित, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुई आधिकारिक घोषणा। और दूसरी न्यूज़ है कि तनाव दूर करने पर फिर होगी भारत और चीन वार्ता। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बिडेन को आधिकारिक रूप से अपना प्रत्याशी नामित कर दिया है। बिडेन ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करना मेरे जीवन का सम्मान है। चुनाव में उनका मुकाबला ट्रंप से होगा। 77 साल के पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेन 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित होना उनके राजनीतिक जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी के अधिवेशन के दूसरे दिन देश भर के पार्टी प्रतिनिधियों ने बिडेन के नामांकन का समर्थन किया। नेक्स्ट न्यूज़ है, तनाव दूर करने पर फिर होगी भारत चीन वार्ता। एक बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत, एक बार फिर भारतीय एनएसए व चीनी विदेश मंत्री की बातचीत, 5 बार उच्च सैन्य स्तरीय वार्ता और 3 बार विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत व चीन के बीच 3 महीने से उपजा सैन्य तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में गुरुवार को फिर से दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की एक बैठक हो रही है। बैठक इस से भारत को कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि चीन की मंशा साफ दिख रही है। वह समुचित वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी को लेकर तैयार नहीं हो रहा है। दोनों देशों की तरफ से वार्ता भी हो रही है और साथ ही LAC पर सैन्य तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, MSME के लिए डिस्ट्रेस फंड के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और दूसरी न्यूज़ है, डिस्कॉम की माली हालत सुधारने की एक और होगी कोशिश। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कर्ज चुकाने में अक्षम यानी NPA हो चुके MSME को उबारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस फंड के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। MSME मंत्रालय के मुताबिक सभी सरकारी बैंक और कुछ निजी बैंकों को इस फंड के तहत संकटग्रस्त MSME को लोन देने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक उद्यमी इन लोन के लिए अपने बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस फंड से 2 लाख संकटग्रस्त MSME को लाभ मिलने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने संकटग्रस्त या NPA MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले लोन की 90% गारंटी सरकार लेगी। 10% की गारंटी उद्यमी को लेना होगा। इस स्कीम के तहत उन्हीं उद्यमियों को लोन मिलेगा जिसके खाते या तो NPA रूप में या स्टैंडर्ड रूप में वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में संचालन में थे। योग्य उद्यमी को MSME में उनके निवेश का 15% या अधिकतम 75 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जिन MSME के लिए लोन रिकवरी की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वे भी इस स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिस्कॉम की माली हालत सुधारने की एक और होगी कोशिश। कोविड के कारण पस्त बिजली वितरण कंपनियों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने उन्हें क्षमता से ज़्यादा कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी तक ये पिछले वर्ष के राजस्व का 25% हिस्सा ही वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। इस हिसाब से ही उन्हें कर्ज भी मिलता था, लेकिन अब इस सीमा में राहत दी जाएगी। बिजली मंत्री RK सिंह का कहना है कि इस फैसले से देश में निर्बाध बिजली आपूर्ति की राह खुलेगी। केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों की स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों 90,000 करोड़ रुपए की एक योजना घोषित की थी, लेकिन वर्किंग कैपिटल संबंधी नियम की वजह से 7-8 राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रही थी। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है मोदी की रणनीति समझने में नाकाम विरोधी। बात चीन की हो, पाकिस्तान की या घरेलू राजनीति की, मोदी कभी जल्दबाजी में नजर नहीं आते। इसके उलट विरोधियों की जल्दबाजी हमेशा उनके काम आती है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भरता हासिल करने का उपाय। आज़ादी के बाद हम विदेशी सामग्री ज्ञान पर ज़्यादा निर्भर हुए, लिहाजा हमने अपनी आत्मनिर्भरता भी खोई और आत्मविश्वास भी। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। तीसरा आर्टिकल है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। जिस तरीके से कल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा की गई है उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, मोदी की रणनीति समझने में नाकाम विरोधी। मानव इतिहास में वैसे तो बहुत से दार्शनिक हुए हैं, पर 2 नाम हैं जिनका लिखा सदियों बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाणक्य का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी तरह चीन के दार्शनिक सुन जू की किताब आर्ट ऑफ फॉर दुनिया भर के सैनिक अकादमियों और व्यापार प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाई जाती है। इन दोनों का जिक्र करने का संदर्भ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर इनका अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। उनकी राजनीति ही नहीं, शासन कौशल पर भी इसका प्रभाव नजर आता है। चाणक्य का जिक्र पहले भी हो चुका है, इसलिए आज सुनजू की बात करते हैं। उनकी किताब बहुत छोटी सी है, उसमें 13 चैप्टर हैं और 50 सूत्र हैं। उनमें 4 खास सूत्रों के परिक्षेप में मोदी की कार्यशीलता का विश्लेषण अहम है। पहला सूत्र अचरज में डालने की योजना बनाओ। दूसरा सूत्र खुद को और अपने दुश्मन को जानो। तीसरा सकारात्मक तत्वों कारकों को साथ लेकर चलो, और चौथा समय को अपना साथी बनाओ। सुनजू का जो अचरज में डालने की रणनीति प्रधानमंत्री के सहज स्वभाव में है। पिछले 6 सालों में उन्होंने बहुत से बड़े फैसले किए जिन्होंने लोगों को चौंकाया है। सुनजू के मुताबिक इस नीति पर चलकर जो कामयाबी मिलती है वह उसके लिए किए गए प्रयासों से बहुत ज़्यादा होती है। इसी कार्यकाल के 2 उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कभी हट सकता था, यह कल्पनित हो गया था। ऐसा प्रस्ताव 2 दिन में संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास भी हो गया। 5 अगस्त 2019 को यह असंभव इतनी तेजी से संभव हुआ कि विरोधियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यह देखने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति ने कोई सबक नहीं सीखा। लेह लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना वहां तक आ गई जहां उसे नहीं आना चाहिए था। शी जिनपिंग ने अपने ही देश के दार्शनिक की सीख को नजरअंदाज किया। सुनजू का दूसरा सूत्र है कि खुद के लिए अपने दुश्मन को समझ लो तो सैकड़ों लड़ाइयां भी नहीं हारोगे। पहले तो जिनपिंग यह भूल गए कि मोदी चौंकाते हैं। पिछले 73 सालों में चीनी ऐसी हरकतें करता रहा है, पर भारत ने कभी 1962 के युद्ध को छोड़कर अपनी सेना का भारी जमावड़ा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं किया। डोकलाम के समय भी भारत ने ऐसा ही किया था। चीनी इसी मुगालते में थे कि इस बार भी वैसा ही होगा। भारतीय सेना की तैनाती ऐसी है जैसी पूर्ण युद्ध के लिए होनी चाहिए। सुनजू का तीसरा मंत्र है सकारात्मक तत्वों को साथ रखो। भारत सीमा और आर्थिक क्षेत्र में चीन पर दबाव बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिका खुले तौर पर साथ है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, खाड़ी देशों को भी साधने में मोदी की कूटनीति सफल रही। चौथा सूत्र है कि समय को अपना साथी बनाओ। बात चीन की हो, पाकिस्तान की या घरेलू राजनीति की, मोदी कभी जल्दबाजी करने में नजर नहीं आते हैं। इसके उलट उनके विरोधियों की जल्दबाजी हमेशा उनके काम आ जाती है। मोदी आलोचना के डर से ना तो फैसले करते हैं और ना ही बदलते हैं। कारण यह है कि उनकी नज़र इसी पर रहती है कि आलोचना करने वाले कौन हैं और किस मकसद से ये कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में शासक को आलोचना न केवल सुननी चाहिए बल्कि उसका स्वागत भी करना चाहिए। इसके साथ ही लोकतंत्र में नेता का हाथ यदि जनता की नब्ज पर हो तो उसे पता रहता है कि कौन सी आलोचना दिशा सुधारने के लिए है और कौन सी दिशा भ्रमित करने के लिए। जिस नेतृत्व का एकमात्र लक्ष्य अपने लोगों की सुरक्षा और देश हित हो वह उस देश का बहुमूल्य रत्न होता है। मोदी की राजनीति और शासन कौशल के हर पहलू में देश हित पहली और अंतिम कसौटी होती है। यही गुण उन्हें दूसरे दलों के नेताओं से ही नहीं अपनी पार्टी के नेताओं से भी अलग करता है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, आत्मनिर्भरता हासिल करने का उपाय। अंग्रेजों के आने के पहले भारत लगभग आत्मनिर्भर था। हमारे गांव अपनी ज़रूरत भर का सामान तो पैदा कर ही लेते थे, अपने आसपास की ज़रूरतें भी पूरी करते थे। बाजार लेन देन पर टिका हुआ था। अदला बदली की व्यवस्था के तहत समाज अपने खान पान, कपड़े लत्ते एवं जरूरत के अन्य संसाधन प्राप्त कर लेते थे। मध्यकाल में भारतीय समाज अतिरिक्त उत्पादन भी करने लगा था। तब कागज की मुद्रा का आगाज तो नहीं हुआ था, किंतु दमड़ी, सोने चांदी तांबे की मुद्रा प्रचलन में थी। अभिजात्य समाज में मुद्रा का चलन अधिक था। इस इत्र, गुलाल, मलमल के कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन एवं सुख सुविधाओं की सामग्रियां भारतीय समाज की स्थानीय स्तर पर ही उत्पादित करता था। भोजपुरी के लोकगीतों में करनाल का कड़ा, पुणे की पाजेब, नागपुर की नथिया, कलकत्ता की करधनी, बरेली का झुमका, झांसी की झुलनी मंगाने के लिए पत्नियां पति से जिद किया करती थी। ऐसे ही अन्य स्थानीय उत्पादों के ब्रांड बनाने की लोक स्मृति हरेक लोक बोली में भी आम प्रिय थी। अंग्रेजों ने पश्चिमी आधुनिकता को पश्चिमी शिक्षा से लैस कर दिया, जिसे चूड़े के मानिंद हमारे भीतर रहकर हमें ही कुतर डाला। देश और लोक ज्ञान जो हमें आत्मविश्वास से भरते हैं, उनमें हमें काट दिया गया। इसी को कुछ समाजशास्त्री हमारी आत्मा में विखंडन के रूप में देखते हैं। आज अगर हम अपनी आत्मनिर्भरता वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने प्राक औपनिवेशिक सामाजिक अनुभवों को पुनः याद करना होगा। याद करने का मतलब यहाँ उनकी पुनरावृत्ति करना नहीं, वरन उस स्मृति के कोष से हमें भविष्य निर्माण के लिए कुछ राजनीतियाँ या रणनीतियाँ निकालनी होंगी। महात्मा गांधी के पास उपनिवेश के इस घातक वायरस की कार्ड थी। उन्हें पता था कि इस राक्षस का प्राण किस यानी तोते में कंठ में बसा है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी उपनिवेश के खिलाफ लड़ाई में देसी वस्तुओं और विचारों के उपयोग को संस्कृति के विकास के लिए जरूरी बताया था। उन्होंने सिर्फ बहिष्कार ही नहीं, वरन अपने ज्ञान, संस्कृति एवं उत्पादों को औपचारिक सत्ता के विरुद्ध विकल्प के रूप में विकसित किया था। ग्राम स्वराज, देशज तकनीक, चरखा, सूत, खादी, अपनी भाषा, ये सभी उनके हथियार थे, जिससे वह अंग्रेजों एवं उनकी पश्चिमी आधुनिकता द्वारा हमारी छीन ली गई आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेना चाहते थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। यह वक्त की मांग भी थी और जरूरत भी कि केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिलसिले को खत्म किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर केवल करोड़ों छात्रों को राहत नहीं दी है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी को भी रोकने का काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं था कि बैंक, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं दी जाएं, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। इस क्रम में करीब 20 भर्ती एजेंसियां अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती थी, जिसके चलते छात्रों को हर परीक्षा के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, बल्कि उन सबके लिए बार बार फीस भी भरनी पड़ती थी। यही नहीं, उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस या उस शहर की दौड़ भी लगानी पड़ती थी। इसी के कारण उन्हें इसकी भी चिंता करनी पड़ती थी कि कब कौन सी परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस सबसे मुक्ति सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस राहत को इससे समझा जा सकता है कि केंद्रीय सेवाओं की केवल 3 भर्ती परीक्षाओं की ही करीब 2.5 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि बोर्ड ने ठुकराई ड्रीम 11 की पेशकश। बीसीसीआई ने बुधवार को घोषणा की कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ड्रीम 11 इसी साल आईपीएल की मुख्य प्रायोजक होगी, लेकिन कंपनी अगले 2 वर्षों के लिए मुख्य प्रायोजक नहीं रह पाएगी, क्योंकि बोर्ड की कंपनी की 3 साल के प्रायोजक बनने की पेशकश ठुकरा दी है। कंपनी 2021 व 22 के लिए बहुत ही कम बोली लगा रही थी। ड्रीम 11 ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बायजूस और अन अकेडमी को पछाड़कर 4 महीने और 13 दिन के करार 222 करोड़ रुपए में हासिल किए हैं और कंपनी ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह ली है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने मंगलवार को बयान जारी करके बीसीसीआई की तरफ से कहा कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ड्रीम 11 को आईपीएल के 2020 सत्र के लिए मुख्य प्रायोजक बनाया है। ड्रीम 11 मुंबई की कंपनी है।
वीवो के नहीं आने की स्थिति में ड्रीम 11 अगले 2 वर्षों के लिए भी प्रत्येक वर्ष 240 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही थी। चीन से संबंध बिगड़ने के दबाव में वीवो ने इस साल का अपना 440 करोड़ रुपए का करार तोड़ लिया था। तो ये आज का यानी 20 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।